नमस्कार। प्रस्तुत है नाटक एक और द्रोणाचार्य उत्तरार्ध अर्थात अंतिम भाग। नाटककार डॉक्टर शंकर शेष। दृश्य है प्रोफेसर अरविंद के घर का। प्रोफेसर अरविंद अब प्रिंसिपल बन चुके हैं। उन्होंने सत्ता से समझौता कर ली है, ना चाहते हुए भी। और एक फ़ोन की घंटी बजती है। लीला फ़ोन उठाती है। फ़ोन शायद उसकी सहेली की है, जिनके पति साहब सरकारी नौकरी में हैं, जॉब में हैं। मिडिल वर्ग का मध्य वर्गीय जीवन का दास्तान है। चलिए शुरू करते हैं। मंच खाली है। फ़ोन की घंटी बज रही है। लीला आकर फ़ोन लेती है और कहती है, हेलो, कौन? मिसेज शुक्ला? मैं लीला बोल रही हूँ। नहीं, प्रिंसिपल साहब अभी लौटे नहीं। क्या कहा? साड़ी हाउस में नया स्टॉक आया है, लेकिन मैं तो परसों ही शॉपिंग कर आई। अच्छा, तो नैनीताल की तैयारी है। अच्छा, मिस्टर शुक्ला दौरे पर जा रहे हैं? हो, आइए। अपनी गाड़ी ले जाएंगी या सरकारी? बड़ी मौज रहती है आप लोगों की। आऊँगी, क्यों नहीं, ज़रूर खिंचाई करेंगे मिसेज दरबार की। पुलिस वाले की औरत हुई तो क्या हुआ? हाँ, सुदीप पास हो गया है, फर्स्ट आया है। 100 आम के अचार में कलौंजी कितनी डाली आपने? 100 ग्राम। मैं तो 125 डालती हूँ। नहीं, तकलीफ़ क्यों उठाती हैं? अपना चपरासी भेज दूँगी। अच्छा, नमस्कार। अरविंद आता है, थका सा, परेशान सा। लीला रिसीवर रख देती है। कहती है, फ़ोन की तिपाई पर से पत्र उठा कर देती हुई, सुदीप की चिट्ठी आई है। अरविंद अन्यमनस्क भाव से कहता है, रख दो, पढ़ लूँगा। लीला कहती है, अरे पढ़ भी लो, मेरिट में पहला आया है मेरा बेटा। अरविंद झुंझला कर बोलता है, तो मैं क्या करूं? क्या फर्स्ट आना कुछ होता ही नहीं? होता है तो पूरे शहर में मिठाई बांटो। इस तरह काट क्यों रहे हो? काटूं नहीं तो और क्या करूं? तुम लोगों की मेहरबानी से प्रिंसिपल जो हो गया हूं, तो बुरा क्या हुआ? बड़ा राज सिंहासन मिल गया है ना। एक दिन तो चैन की सांस मिलती। रोज रोज कोई ना कोई परेशानी। लीला कहती है, इतना सोचोगे तो कैसे चलेगा? अरविंद, तो मर जाऊं? लीला, क्या प्रिंसिपल बनकर तुम सुखी नहीं हो? अरविंद, हर आदमी मुझे बेईमान और मौकापरस्त समझता है। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। यदु का प्रवेश। इतने में यदु का प्रवेश होता है। यदु कहता है, क्या हो गया यार? प्रिंसिपल बनने के बाद तुम्हें जाने क्या हो गया? अरविंद, क्या हो गया मुझे? यदु, किसी काम के आदमी नहीं रहे। जब देखो चेहरा लटकाए रहते हो। अरविंद, और बनाओ प्रिंसिपल। कहीं का नहीं रखा मुझे। यदु, आखिर बात क्या हो गई? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ। अरविंद खामोश रहता है और आगे यदु कहता है, अब बताओगे भी या चमगादड़ों की तरह मुंह लटकाए रहोगे? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। क्या प्रेसिडेंट ने कोई अंट संट बात कह दी? उसकी आदत पड़ गई है। किसी लेक्चरर ने बदतमीजी की? मुझसे बात ही कौन करता है? तो फिर क्या हो गया? अब कैसे बताऊं? डूब मरने की बात है। लेकिन कहोगे भी? अरविंद कहता है,
सुनोगे? राजकुमार ने एक लड़की पर बलात्कार करने की कोशिश की। यदु कहते हैं, बलात्कार? किस लड़की पर? अनुराधा पर। इतनी नीच हरकत? लीला कहती है बीच में, इतनी नीच हरकत? अरविंद जोर से, तुम मत बोलो, तुम्हारे कारण राजकुमार आज कॉलेज में है। यदु, लेकिन यह घटना हुई कहाँ? अरविंद, और कहाँ, कॉलेज में। यदु, लेकिन कॉलेज में यह संभव कैसे है, वह भी तुम्हारे रहते? अरविंद, जब किस्मत फूटी है तो क्या करूं, मुझे खुद विश्वास नहीं होता, पर जो कुछ हुआ वह इतना सच है कि। यदु, लेकिन कैसे गया, लेकिन हो कैसे गया? आई कांट बिलीव। अरविंद, कॉलेज बिल्डिंग के पीछे बगीचा तुमने देखा है ना, वहीं 4 बजे थे, कॉलेज से लड़के चले गए थे, विराम। मैंने सोचा गुलाब की नई कलमों को देख आऊं, तो हैज के पास पहुंचा तो लड़की की भयानक चीख सुनाई पड़ी। मैं दौड़ा, देखा तो राजकुमार अनुराधा पर वह छटपटा रही थी। इट वाज हॉरिबल। मैंने राजकुमार को ललकारा, भाग गया साला। अनुराधा फूट फूट कर रोती रही। समझे? इमेजिन माई स्टेट ऑफ माइंड। क्षण भर की अस्वस्थ खामोशी। अदु कहता है, सचमुच बहुत दुखद है, पर यह लड़की बगीचे में अकेली कर क्या रही थी? अरविंद, किसी का इंतज़ार कर रही थी। यदु, किसका? अरविंद, कुछ पूछने पर भी नाम नहीं बताया। यदु, हो सकता है किसी प्रेमी का इंतज़ार कर रही हो। अरविंद, तो कौन सा पाप कर रही थी? इसका मतलब यह तो नहीं होता कि उसे रेप कर दिया जाए। लीला, रोकोगे तो भी बोलूँगी, पूरी घटना के लिए तुम कहाँ जिम्मेदार हो? अरविंद, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर मैं कठपुतली प्रिंसिपल ना होता तो उस बदमाश की हिम्मत हो सकती थी। यदु, फिर भी तुम्हारा इसमें क्या दोष है? जिसने किया है भुगतेगा। अरविंद, यू डोंट अंडरस्टैंड द ट्रेजेडी। इस घटना का अकेला गवाह मैं हूँ। कल अदालत बनकर भी मुझे ही बैठना है। यदु, तो क्या उसने लिखित शिकायत की है? अरविंद, क्यों नहीं करेगी, और ना भी करती तो क्या मुझे नामर्दों की तरह चुप बैठना चाहिए? लीला, तो क्या मामला तुल पकड़ेगा? अरविंद, इस बार तो बवंडर होगा, बात कल तक पूरे विद्यार्थियों में फैल जाएगी। लड़के राजकुमार को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए कहेंगे। हो सकता है पुलिस केस बन जाए। अगर चंदू भी शहर में हुआ तो पिछली बार का बदला चुकाएगा। यदु, लेकिन वह कॉलेज में कहाँ है? अरविंद, कॉलेज में ना होने से क्या होता है, उसके साथी तो हैं। याद है इन लड़कों पर हमने पुलिस के डंडे बरसाए थे, उनके अगुआ लोगों को कॉलेज से निकाला था। क्या वे चुप बैठ जाएंगे? मैंने सबके सामने झूठ बोला था, क्या वे मुझे माफ़ कर देंगे? यदु, रिपोर्ट दबा दो। अरविंद, असंभव, पूरी घटना मेरे सामने हुई है। सब कुछ इतना सच और भयानक रूप से सच है कि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। लीला, लेकिन सच बोलने का मतलब जानते हो? अरविंद, कहा ना तुम चुप रहो। मैं सोचता था तुम बलात्कार की बात सुनकर तिलमिला जाओगे, राजकुमार को कठोर से कठोर सज़ा देने पर मुझे विवश कर दोगे, पर उल्टे तुम। क्या सुविधाओं ने तुम्हारी संवेदना को इतना मार डाला है? लीला, और प्रेसिडेंट तुम्हें नौकरी से निकाल देगा तब? अरविंद, निकाल दे, नौकरी नौकरी। यदु,
जरा व्यवहारिक बुद्धि से काम लो अरविंद। अरविंद, क्या खा काम लूँ, क्या खा काम लूँ। यदु, उस लड़की को समझाओ, उससे कहो कि बात फैलेगी तो बदनामी भी उसकी ही होगी। चुप बैठना ज़्यादा अच्छा है। अगर समझाने से काम चल जाता है तो बावेला मचाने से फ़ायदा। लीला, यदु भाई ठीक कहते हैं, तुम्हें भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और संकट भी टल जाएगा। अरविंद, मैं कहता हूँ तुम चुप रहो। द्वार पर आहट, प्रेसिडेंट आता है। अरविंद आश्चर्य से कहता है, आप? प्रेसिडेंट यदु की ओर देखते हुए कहता है, मैं आपसे ज़रा अकेले में बात करना चाहता हूँ। यदु इशारा समझकर चला जाता है। प्रेसिडेंट इत्मीनान से बैठकर सिगार जलाता है मिस्टर अरविंद और कहता है, मिस्टर अरविंद, कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने मुझे इन्फॉर्म करना तक ज़रूरी नहीं समझा। लीला बीच ही में कहती है, ये तो बस आपकी ओर आ ही रहे थे। कितने परेशान हैं, कितने परेशान हैं तब से। कह रहे थे प्रेसिडेंट साहब भी बहुत चिंतित होंगे। प्रेसिडेंट लीला की बात पर ध्यान देता हुआ अरविंद से कहता है, क्या आपको कॉलेज से मेरे घर सीधे नहीं आना चाहिए था? लेकिन आपको फुर्सत कहाँ थी? आप तो उस लड़की से रिपोर्ट लिखाने में लगे रहे। अरविंद, उसने रिपोर्ट खुद लिखी प्रेसिडेंट, पर आपने मना भी तो नहीं किया। अरविंद, क्या यह उसका अधिकार नहीं था? प्रेसिडेंट, उसे समझाना भी आपका कर्तव्य था। अरविंद उत्तेजित होकर कहता है, आपकी लड़की पर बलात्कार की कोशिश होती तो क्या आप चुप रहते? प्रेसिडेंट क्रोध से कहता है, मिस्टर अरविंद। अरविंद लीला से कहती है, तुम भीतर जाओ। प्रेसिडेंट कहता है, मतलब साफ है कि आप उस लड़की की तरफ से बोल रहे हैं। अरविंद कहता है, आप चाहे जो समझें। प्रेसिडेंट, क्या आप राजकुमार के खिलाफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं? ऑफ कोर्स, नहीं लूँगा तो लड़के मुझे फाड़ खाएंगे। मिस्टर अरविंद, आप नहीं जानते कि मैं अपने लड़के की हरकत पर कितना दुखी हूँ। कोई भी बाप होगा तो उसे अपने किए की सज़ा भुगतने दीजिए। दूसरा कोई समय होता तो आपकी बात मान लेता, पर इस समय नहीं। क्यों? अब आपसे क्या छिपाऊं? मुझे मंत्रिमंडल में लेने की बात चल रही है। मेरी इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए। तो राजकुमार को रेस्टिकेट कर दीजिए। राजकुमार को रेस्टिकेट करा दीजिए, आपकी इमेज और उभर कर सामने आएगी। परमार्थ की राजनीति के दिन लद गए मिस्टर अरविंद। तो आप क्या चाहते हैं? लड़के को बेदाग भी बचाना है, मंत्री भी बनना है मुझे। आप नहीं जानते, अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। सार्वजनिक रूप में झूठ बोलना क्या मेरे लिए आत्महत्या नहीं होगी? लेकिन ऐसा मौका ही क्यों आने देते हैं? ऐसा कुछ सोचिए जिसमें ना आपको बोलना पड़े ना दूसरों को। नहीं, इस बार मैं नहीं बोलूँगा जो सच है। इस बार मैं वही बोलूँगा जो सच है। लगता है आपका धर्मराज फिर जाग उठा, पर आप करेंगे वही जो मैं चाहता हूँ। आप गलतफहमी में हैं। लेकिन कल आप जो कुछ बोलेंगे उस पर विश्वास कौन करेगा? क्यों? क्योंकि तब तक पुलिस की हिरासत में होंगे। इसी समय लीला आती है और वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ। लीला कहती है, लेकिन इनका अपराध क्या है? प्रेसिडेंट कहता है, विरोध, केवल विरोध। उठता हुआ, अच्छा मिस्टर अरविंद,
थोड़ी देर बाद मैं टेलीफोन करूँगा। इस बीच आप मेरा कहना मान लें तो अच्छा ही है। जाता है। लीला अरविंद की ओर परेशान दृष्टि से देखती है। कुछ देर की खामोशी। लीला कहती है, तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो जेल जाने तक की नौबत आ गई? अरविंद कहता, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? लीला कहती है, फिर भी। अरविंद, मैंने कोई गलती नहीं की है। तब प्रेसिडेंट धमका क्यों रहा था? उसके हथकंडे तुम नहीं जानती। क्या तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती? नहीं, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। क्या प्रेसिडेंट को इतना नाराज कर लोगे कि वह तुम्हें जेल भिजवा दे? अरविंद कहता है, जेल उसका बाप नहीं भिजवा सकता। नौकरी भले ले ले। नौकरी छूटने का मतलब समझते हो? हाँ, समझता हूँ। तुम्हारा यह बंगला छिन जाएगा, टेलीफोन कट जाएगा, मुफ्त के चपरासी नहीं रहेंगे, तुम प्रिंसिपल की औरत नहीं कहलाओगी। भीतर बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। आगे कहता है, मैं आज तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। लीला भीतर जाती है। अरविंद उसी परेशानी की हालत में टेलीफोन तक जाता है। नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ का नंबर शायद एंगेज्ड है। रिसीवर रख देता है। कुछ क्षणों में फिर नंबर डायल करता है। नंबर शायद फिर एंगेज्ड है। अनुराधा आती है, 20 के आसपास, दिखने में ठीक ठाक। अरविंद को उसकी उपस्थिति पर आश्चर्य है। अरविंद कहता है, तुम इस समय यहाँ? जी सर, लेकिन यहाँ आने की ज़रूरत? मैं जानना चाहती थी कि क्या आप निश्चित रूप से एक्शन ले रहे हैं या नहीं? तो तुम चाहती हो कि एक्शन निश्चित रूप से हो? नहीं चाहती तो रिपोर्ट क्यों करती? क्या आपने माता पिता को सब कुछ बता दिया? जी हाँ। क्या कहते हैं? कहते हैं चुप बैठो, कॉलेज छोड़ दो। क्यों? सोचते हैं गरीबों का पचड़े में पड़ना ठीक नहीं। लगता है डर गए। अनुराधा कहती है, क्या उनका डर स्वाभाविक नहीं? सोचते हैं कल अखबार वालों को मालूम हो जाएगा। वे मसालेदार ढंग से खबरें छापेंगे। लोग घिनौने ढंग से उसका मज़ा लेंगे। जो नहीं हुआ है वह भी मेरे मत्थे मढ़ा जाएगा। अरविंद कहता है, क्या वे इसे अपनी इज्जत पर हमला नहीं समझते? क्या उनकी आत्मा तिलमिलाई नहीं? अनुराधा, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? पर क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट से कैसे टकराएंगे? उनका कहना है ऐसे मामलों में लोगों की कल्पना शक्ति बड़ी उपजाऊ होती है। बलात्कार की कोशिश बढ़ती बढ़ती गर्भपात तक पहुंच जाएगी। अरविंद कहता है, तो तुम चाहती क्या हो? अनुराधा, एक्शन। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ? जी हाँ, अपनी मर्जी के खिलाफ जीकर क्या करूँगी? अकेली लड़ भी सकोगी? क्या आप साथ नहीं देंगे? अरविंद जैसे चौंक कर, हाँ, दूंगा, क्यों नहीं। अनुराधा, जानते हैं मेरे पिता को धमकाया जा रहा है। कौन धमका रहा है? राजकुमार और उसके साथी। क्या धमकी दी है? मेरे पीछे गुंडे लगाने की। राजकुमार जो कुछ नहीं कर पाया उसे पूरा करवाने की। मेरे पिता को जान से मारने की। तुम लोग पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? जब मेरे माता पिता बात को बढ़ाना ही नहीं चाहते तो रिपोर्ट क्या करेंगे? उन्होंने तो मुझसे भी साफ कह दिया कि यदि मैंने रिपोर्ट पर जोर दिया तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे।
इसके बाद भी तुम एक्शन चाहती हो? जी हाँ, चाहे जो हो, पर एक्शन होना चाहिए। पिता ने घर से निकाल दिया तो रहोगी कहाँ? वह बात का सवाल है, लेकिन राजकुमार इस बार नहीं छूट पाएगा। क्या मैं उसकी रखैल हूँ या उसके बाप की जायदाद? लेकिन बदनाम होने के बाद तुम्हें अपनाएगा कौन? सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए हैं सर, मुझे अपनाने वाला भी कोई है। उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। कौन है वह? वही जिसका मैं बगीचे में इंतज़ार कर रही थी। तो वह आया क्यों नहीं? नहीं आ पाया, एकाएक उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। अगर वह आता तो क्या कर लेता? राजकुमार के पेट की अतड़ियाँ बाहर कर देता। तुम उसका नाम क्यों नहीं बताती? आपके काम का नहीं है वह नाम। तो तुमने परिणामों को अच्छी तरह सोच लिया है? जी हाँ। वैसे मैं परिणामों का हिसाब किताब करने की उलझन में पढ़ना भी नहीं चाहती। ठीक है, मैं कल राजकुमार को कॉलेज से रेस टिकट कर दूंगा। अनुराधा कहती है, पर आपने सभी परिणामों का हिसाब किताब कर लिया है या नहीं? अरविंद कहता है, सोचती हो कि उसे रेस टिकट नहीं कर पाऊंगा। क्यों सोचती हो ऐसा? अनुराधा कहती है, क्योंकि आप कहते बहुत हैं, कर कुछ नहीं पाते। अरविंद, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं है। क्या तुमसे खुद मैंने रिपोर्ट नहीं लिखाई? क्या विरोध करने के लिए मैंने खुद नहीं कहा ना? मुझे थोड़ा अचरज भी हुआ, लेकिन क्यों? क्योंकि 3 साल पहले आपने चंदू से भी यही कहा था। चंदू ने आपके हर एक शब्द पर हमेशा वेद की तरह विश्वास किया, पर हुआ क्या? अरविंद कहता है, मैंने उससे कभी कुछ नहीं कहा था। अनुराधा, झूठ बोलते हैं आप। आपने उसका साथ देने का आश्वासन दिया था। आपके बूते पर वह लड़ गया, लेकिन लाठियां चली, उसे कॉलेज से निकाला गया और आपने प्रिंसिपली ले ली मुआवजे में। गलत आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रेसिडेंट तो चंदू पर मुकदमा चलाकर सजा कराना चाहता था, लेकिन मैंने बचाया उसे। अनुराधा कहती है, लेकिन आप मौके पर बदल गए थे। इस बात को हर लड़का जानता है। अरविंद कहता है, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? करना चाहती हूँ सर, पर मन बहुत डरता है। अगर आप बदल गए तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। मेरा विरोध एक मजाक बनकर रह जाएगा। लोग समझेंगे मैंने राजकुमार को फांसने के लिए साजिश की है। अरविंद कहता है, जरा सोचो अनुराधा, अगर तुम बदनामी का खतरा उठाकर भी लड़ सकती हो तो मैं पीछे क्यों हटूंगा? विश्वास करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे मुझे नौकरी क्यों ना देनी पड़ी। तो मैं आपके शब्दों पर विश्वास करती हूँ। इस मामले में आप ही एकमात्र गवाह हैं। आप बदल गए तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी, और वह भी मुझसे घृणा करने लगेगा। अरविंद कहते हैं, तुम निश्चित रहो, अब तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। टेलीफोन की घंटी। अरविंद रिसीवर उठाता है। लीला आ जाती है। अरविंद फ़ोन पर कहता है, हेलो जी, बोल रहा हूँ, नमस्कार जी, सोच लिया है? जी हाँ, अच्छी तरह सोच लिया है। नो सर, माई डिसीजन इज़ फाइनल, कांट बी चेंज्ड। कल मैं राजकुमार को रेस टिकट कर रहा हूँ। जी हाँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। जी। क्या कहा? रिपोर्ट अनुराधा के सामने फाड़ दूँ? तो आप जानते हैं कि अनुराधा मेरे यहाँ है। क्या उसके पिता आपके यहाँ बैठे हैं? जी नहीं। मैं एक्शन लूँगा। जी जी।
क्या कहा? आप पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं? 15,000 का घपला। लेकिन आप ही ने तो, क्या आप पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं? नो सर, नो सर, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा सर। यस सर, यस सर, यस सर। अरविंद फ़ोन रख देता है। घबराहट के कारण उसके माथे पर पसीना आ जाता है। लीला उसकी हालत को देखकर कहती है, प्रेसिडेंट साहब क्या कह रहे थे? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अरविंद अपनी घबराहट छिपाता हुआ कहता है, कोई ख़ास बात नहीं, कॉलेज के क्लर्क ने 15,000 रुपयों का गबन कर दिया, इसीलिए पुलिस वगैरह। अनुराधा कहती है, लेकिन आप तो ऐसे घबरा रहे हैं सर जैसे गबन आपने ही कर दिया हो। अरविंद कहता है, आखिर कॉलेज का मामला तो है ही। अनुराधा, तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते कि तुम रिपोर्ट करो। अनुराधा कहती है, अब सवाल पिताजी के चाहने ना चाहने का नहीं रहा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ठीक कहते हैं। आखिर अनुभवी आदमी हैं। तुम्हारा भला बुरा वे जितना सोच सकते हैं उतना शायद तुम भी नहीं। लेकिन फ़ोन आने से पहले तो आप बीच में लीला कहती है, अनुराधा, मैं भी सोचती हूँ कि बात का बतंगड़ बनाने में कोई फ़ायदा नहीं। अनुराधा कहती है, सर मैं आपसे अब साफ साफ ही पूछती हूँ, आप कल एक्शन लेंगे या नहीं? मेरी ओर से बोलेंगे या नहीं? अरविंद कहता है, ज़रा सोचो तो, जोश अलग बात है, समझदारी से काम लो। रेस्टिकेट होने के बाद भी तो राजकुमार तुम्हें तंग कर सकता है, उसका क्या भरोसा? हो सकता है क्षमा उसका मन बदल दे, उसे सुधार दे। अनुराधा कहती है, आप बात को टाल रहे हैं, साफ साफ बताइए कि आप मेरा साथ दे रहे हैं या नहीं। अरविंद कहता है, तुम्हारे पिता का ख्याल करते हुए शायद मैं तुम्हारा साथ ना दे पाऊँ। अनुराधा, साफ क्यों नहीं कहते कि अपनी नौकरी का ख्याल कर आप मेरा साथ नहीं दे पाएंगे? अरविंद, अनुराधा कहती है, चंदू ठीक कहता था सर। क्या कहता था? वह आपको बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी कहता था। आपने सचमुच मुझे कहीं का नहीं रखा। मेरे सब भ्रम टूट गए। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। कल शायद कोई सवाल ही ना उठे। धीरे धीरे जाती है। एक लंबा भयावह सन्नाटा। अरविंद माथा पकड़कर बैठ जाता है। लीला घबराहट के स्वर में कहती है, क्या हो गया तुम्हें? अरविंद कटु हंसता हुआ कहता है, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, बोधिसत्व से बोध। लीला कहती है, ठीक से बताते क्यों नहीं? अरविंद कहता है, कह तो रहा हूँ, आत्मज्ञान हो गया है मुझे, अपने क्षुद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिलबिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान। प्रेसिडेंट के फ़ोन ने मुझे अपनी तस्वीर दिखा दी। समझौते के फंदे पर अपने आप को 50 बार लटकाने वाला मैं, दूसरों की नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला मैं, मुझ पर थूको, पच से थूको। लीला कहती है, आखिर आपको एकाएक हो क्या गया? अरविंद कहता है, मुझे क्या हो सकता है? मेरी चमड़ी अब गैंडे की तरह मोटी हो गई है। मैं जानता हूँ कि सड़े गले मकान का मलबा गिरने वाला है, फिर भी आंखें मूंद कर अपनी रोटी खा रहा हूँ। सुनोगी? सुन भी सकोगी? उस हरामी के बच्चे ने क्या कहा? मिस्टर अरविंद, आप पर 15,000 रुपयों के गबन का आरोप है। लीला कहती, गबन? अरविंद, हाँ, ग्रांट के रुपयों का गबन। कल तक सब कुछ एडजस्टमेंट में था, अंडरस्टैंडिंग थी, पर विरोध करते ही गबन हो गया। लीला, कैसी
अंडरस्टैंडिंग, कैसा एडजस्टमेंट, आखिर? अरविंद कहता है, उस कमीने आदमी ने दुकानों की तरह 20 शिक्षण संस्थाएं खोल रखी हैं, साथ ही लेन देन का व्यापार करता है। शिक्षण संस्थाओं के लाखों रुपए ग्रांट का उपयोग या शिक्षा शास्त्री अपने लेन देन के व्यवसाय में करता है। इस पूंजी से हजारों रुपये कमाकर कॉलेज को लौटा देता है। यह धंधा जाने कितने वर्षों से चलता रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ। लीला, तो तुम भी? अरविंद, हाँ मैं भी। नाली में गिरने के बाद दुर्गंध से कहीं बचाव है? पिछले हफ्ते फर्नीचर के नाम पर ग्रांट के 15,000 रुपये इसने कॉलेज से उठाए, कल लौटाने वाला था, पर यह घटना हो गई। मैंने विरोध किया, इसलिए गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी। लीला कहती है, इतनी नीचता? अरविंद, क्या करूं? लीला, उसने मेरी जीभ छीन ली। पुलिस की हिरासत में होने के बाद मैं चीख चीख कर भी कहता है कि इस हरामी के लड़के ने बलात्कार की कोशिश की। कौन विश्वास करता मेरी बात पर? लीला कहती, अब लड़की का क्या होगा? अरविंद, अब क्या होगा? जब अदालत ने ही धोखा दे दिया तो वह क्या कर सकती है? टेलीफोन की घंटी बजती है। अरविंद रिसीवर उठाता है और कहता है, हेलो, क्या कहा? एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? क्या? हमारे कॉलेज की लड़की ट्रक के नीचे आ गई? क्या नाम था उसका? क्या कहा? अनुराधा? रिसीवर उसके हाथ से छूट जाता है। लीला कहती है, क्या अनुराधा? हाँ, मर गई। मेरी बुजदिली ने मार डाला उसे। लीला, उसका विरोध नहीं कि बिका, कोई नहीं खरीद सका उसे, वह जाते जाते मुझ पर थूक गई। अरविंद तेजी से बाहर जाता है। लीला हतप्रभ सी खड़ी रहती है। धीरे धीरे अंधकार, प्रकाश फिर मध्य भाग पर फैलता है। अरविंद बहुत परेशान सोफे के सामने रखी छोटी मेज पर कुछ लिख रहा है। चारों ओर सन्नाटा, रहस्यमय संगीत, बिमलेंदु की शरीराकृत उभरती है। बिमलेंदु कहता है, इस्तीफा लिख रहे हो क्या? अरविंद आश्चर्य से, तुम फिर आ गए? बिमलेंदु, मैं गया ही कहाँ था, इस्तीफा क्यों लिख रहे हो? अरविंद, तुम्हें क्या मतलब? बिमलेंदु, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। सब जानते हुए क्यों पूछते हो? क्या ऐसी मना स्थिति में नौकरी करना संभव है? तब क्या करोगे? अभी सोचा नहीं है। नौकरी के अलावा तुम कर ही क्या सकते हो? हर बार तुमने नई नौकरी करने के लिए ही तो पुरानी नौकरी छोड़ी। फाड़ कर फेंक दो अपना इस्तीफा। तुम ऐसा कहते हो? हाँ, मैं कहता हूँ। मैं भी तुम्हारी जगह होता तो इस्तीफा लिखता ज़रूर, पर थोड़ी देर बाद फाड़ कर फेंक देता। यह जानते हुए भी कि एक निरपराध लड़की ने के खून की जिम्मेवारी मेरे सिर पर है। हाँ, क्योंकि तुम उस लड़की की आत्महत्या के लिए पूरे जिम्मेवार नहीं हो। तो कौन है? ये अरविंद और बिमलेंदु में आपस में बातचीत हो रही है। बिमलेंदु वही है जो कुछ साल पहले जिसकी हत्या कर दी गई थी ईमानदारी की वजह से। उसकी आत्मा प्रोफेसर अरविंद से बात कर रही है। अरविंद कहता है, 3 आदमी, प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तुम। बिमलेंदु कहता है, 3 आदमी, प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तुम। अरविंद कहता है, लेकिन दगा तो मैंने दिया। बिमलेंदु, इससे क्या होता है?
प्रेसिडेंट तुम्हें पुलिस की धमकी ना देता तो क्या तुम अपना निर्णय बदलते? जानते हो अनुराधा के बाप ने अपना विरोध 5,000 रुपयों में बेच दिया था। लड़की को रातों रात दूसरे गांव भेजने की योजना बन चुकी थी। प्रेसिडेंट ने सब इंतजाम कर रखे थे, इसलिए तुम नाहक पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ओढ़ रहे हो। लेकिन मेरी आत्मा 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 क्या चीज़ होती है? केवल शरीर सत्य है, आत्मा वात्मा सब बकवास। जानते हो मेरी जवान विधवा पत्नी, क्या हो गया उसे? जानते हुए भी पूछते हो? कुछ नहीं, छोटी सी नौकरी कर अपना पेट पाल रही है, बच्ची का पेट पाल रही है। कभी कभार मेरी याद में रोती है तो, पर उसे लोग चैन से कहाँ रहने देते हैं। उसका एक नया अफसर आया है, 60 साल उम्र है उसकी। वह डोरे डाल रहा है मेरी पत्नी पर, प्रमोशन का लालच दे रहा है। अब बोलो कहाँ है आत्मा? शरीर, केवल शरीर। तो तुम कहना क्या चाहते हो? फाड़ कर फेंक दो इस्तीफ़ा, ठाठ से करो नौकरी। अभी तक तुमने गबन नहीं किया, पर अब करो। प्रेसिडेंट का साथ दो, उस कमीने का। उसे गाली मत दो, तुम्हारे लिए बड़े काम का आदमी है। जानते हो वह 1-2 दिन में मंत्री बन रहा है, हो सकता है एजुकेशन उसके हाथ लग जाए। इससे क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा? कुछ तो करेगा, देखना। वह तुम्हें कुछ बना कर रहेगा। उठाओ, फाड़ दो अपना इस्तीफ़ा, फाड़ो। नहीं, उस लड़की को मैंने दगा दिया है, मेरे कारण उसने आत्महत्या की है। मुझे अपने पाप पर प्रायश्चित करने दो। विमलेंदु कहता है, प्रायश्चित ही करना है तो तुम भी आत्महत्या करो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। स्त्री का अपमान कोई नई बात नहीं, वह तो होता ही रहा है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरवों की दास्ता छोड़कर चला गया? क्या उसने तलवार उठाई? मेरा नाटक याद क्यों नहीं करते? द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ, द्रोणाचार्य वहीं खड़ा था। वह चुप क्यों रहा? बोलो, चुप क्यों रहा? याद करो अपना नाटक, याद करो। धीरे धीरे प्रकाश कम होता है। व्याकुल करने वाला संगीत। मंच पर कुछ ही क्षणों में प्रकाश। अश्वत्थामा एक छोटी सी चौकी पर बैठा है, उदास सा। कृपी आती है, घर बुहारने लगती है। अश्वत्थामा को सोच में देखती है। वह बैठा खींच रहा है। कृपी कहती है, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, अश्वत्थामा जवाब देते हैं, कुछ नहीं। क्यों इतना सोचता है? इस उम्र में तुझे लोग दार्शनिक कहने लगे हैं। अश्वत्थामा, माँ, पिताजी नहीं आए? कृपी, आते होंगे। अश्वत्थामा, जानती है आज सुबह पांडव राजधानी छोड़कर वनवास चले गए। कृपी, जानती हूँ। जानते हुए भी तू इतना ठंडा जवाब कैसे दे सकती है? तो क्या करूँ, चीखूँ? दुख तो इस बात का है कि कोई चीखता ही नहीं, सब चुप बैठे रहते हैं। तो तू चीख, जाने लगती है। अश्वत्थामा कहता है, अब क्या चीखूँगा? जब चीखना था तब तो चुप रहा, कायरों की तरह। मेरा पिता भी चुप रहा। कृपी कहती है, और लोग भी तो चुप रहे। अश्वत्थामा कहता है, औरों की बात मैं नहीं जानता, पर पिताजी क्यों चुप रहे? मैं सोचता था उनकी गर्जना से पूरी राज्यसभा कांप उठेगी, दुर्योधन का खून जम जाएगा। कृपी कहती है, पर तू क्यों चुप रहा? तू तो गरज सकता था, बहुत होता दुर्योधन के भाई तुझे मार डालते, पर तू क्यों चुप रहा? अश्वत्थामा कहता है, वही मैं भी सोच रहा हूँ। मेरे संस्कारों में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जो मेरा खून गर्म नहीं हुआ?
मेरे शब्द फुफकार खड़े नहीं हुए। बताओ माँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहाँ गड़बड़ी है मेरे संस्कारों में? कृपि कहती है, यह प्रश्न तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है? अश्वत्थामा, तो किससे पूछूं? मुझे संस्कार किसने दिए? क्या तुमने? पिताजी ने नहीं दिए? क्या तुमने पिताजी ने नहीं दिए? तब ऐसा क्यों हुआ? अपने पिताजी से पूछ। तुम उत्तर क्यों नहीं देती? रजस्वला एक वस्त्रा द्रौपदी को दरबार में नंगा किया जा रहा था, फिर भी मैं चुप बैठा रहा। आकाश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली मर्मभेदी आवाज़ से वह पुरुष जाति को पुकार रही थी, इसके बाद भी चुप रहा। बताओ ऐसा क्यों हुआ? कहती हूँ ना, अपने पिता से पूछ। इसका मतलब है कि जानते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर टाल रही हो। माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्यायी की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी? मैं नहीं जानती। सोचती क्यों नहीं? वनवास जाने से पहले पांडव पिताजी से मिलने क्यों नहीं आए? अश्वत्थामा कहता है, सोचती क्यों नहीं? वनवास जाने से पहले पांडव पिताजी से मिलने क्यों नहीं आए? और तो और उनका प्रिय शिष्य अर्जुन भी नहीं आया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कृपि कहती है, मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं आए, उनकी मर्जी। नहीं, बात इतनी आसान नहीं है माँ। कल की घटना के बाद वे पिताजी से घृणा करने लगे हैं। पिताजी उनके लिए अब आदरणीय नहीं रहे। द्रोणाचार्य आता है, ये आगे कहता है, पिताजी वनवास जाने से पहले पांडव आपसे पिताजी से कहता है, पिताजी वनवास जाने से पहले पांडव आपसे मिलने क्यों नहीं आए? द्रोणाचार्य कहते हैं, क्यों आते? क्या वे आपके शिष्य नहीं हैं? पर मैं उनका गुरु कहाँ रहा? संसार तो आपको महान आचार्य मानता है। संसार को क्या नहीं मनवाया जा सकता है? पिताजी, आप कल दरबार में चुप क्यों रहे? कल से यह प्रश्न मुझे नोच नोच कर खा रहा है। बताइए ना, आप चुप क्यों रहे? द्रोणाचार्य जवाब देते हैं, क्या इस प्रश्न का उत्तर देना अब जरूरी है? हाँ पिताजी, जब द्रौपदी की पुकार किसी ने नहीं सुनी, तब आपके सामने आकर खड़ी हो गई थी, याद है? उसने क्या कहा था? उसने कहा था, आचार्य, आप तो न पांडवों के रक्त संबंधी हैं न कौरवों के, आप आचार्य हैं दोनों के। क्या दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा? आपको तो सत्ता का मोह नहीं है। क्या आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देख सकते हैं? उठाइए अपना धनुष। पर आप चुप रहे, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर अपनी माँ से पूछो। जब मैं माँ से पूछता हूँ तो वे कहती है अपने पिता से पूछो, और अब आप माँ की ओर संकेत करते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, जो जिम्मेवार है उससे ही पूछना चाहिए। कृपि कहती है, मैं जिम्मेवार हूँ तुम्हारी चुप्पी के लिए? तुम्हें कुछ लगता नहीं मुझ पर आरोप लगाते हुए? द्रोणाचार्य कहते हैं, जरा गहराई से सोचो, पिछली बातों के संदर्भ में सोचो। कृपि, अपना नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हुए तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आती? मैं पूछती हूँ, तुम्हारा आचार्यत्व कहाँ मर गया था? क्या यह केवल एकलव्य का अंगूठा कटवाने का या सूतपुत्र कहकर कर्ण की अवहेलना करने तक सीमित था? तुमने अपने शिष्यों को रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं था? द्रोणाचार्य कहते हैं, आवेश कोई तर्क नहीं होता। कृपि, जरा अपनी ओर देखो। क्या देखूं? साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने शत्रु द्रुपद की कन्या को अपमानित होते देखकर एक हिंसक आनंद मिल रहा था? लेकिन वहाँ कृपाचार्य, विदुर और भीष्म पितामह भी तो थे।
वे क्यों चुप रहे? इसके कारणों का पर विचार क्यों नहीं करती? वे तो शिक्षक नहीं हैं, आचार्य नहीं हैं। तुमने चुप रहकर शिक्षक को अन्याय पीने की परंपरा दे दी। आने वाला इतिहास तुम्हें कोसेगा। अश्वत्थामा कहता, माँ कृपी चुप रह, तू क्यों नहीं बोला? जब दुर्योधन का भाई विकर्ण खड़ा होकर विरोध कर सकता था तो तू क्यों चुप रहा? तेरा अध्यात्म चिंतन, ब्रह्म ज्ञान सब ढोंग है। कहता क्यों नहीं कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तुझे भी सता रही थी? द्रोणाचार्य कहते हैं, कृपी चीखो मत, बहुत होता कौरव मिलकर तुम दोनों पर हमला करते, तुम्हारा वध कर देते। उस अवस्था में मैं भी इतनी दुखी नहीं होती जितनी आज हूँ। कृपी तुमने यही बात 20 वर्ष पहले क्यों नहीं कही? तो क्या होता? तो संभवतः यह घटना ही नहीं होती। 20 वर्ष पहले मैंने ऐसा क्या किया? याद करो, अश्वत्थामा तब छोटा था। तुमने मुझे द्रुपद के सामने हाथ फैलाने, भीख मांगने भेजा था। पर तुम उस समय दरिद्र भी तो थे। घर में 2 मुट्ठी आटा भी कहाँ रहता था। द्रुपद के पास ना भेजते तो क्या करती? द्रोणाचार्य कहते हैं, तुमने मुझे एक क्षण चैन से नहीं रहने दिया। दिन रात तुम्हें दारिद्र्य से शिकायत थी। मेरी धनुर्विद्या पर अभिमान का एक शब्द नहीं कहा तुमने। अश्वत्थामा कहता है, क्या यह सच है माँ? कृपी उस दिन की याद करो। उस दिन की याद नहीं करते जिस दिन मैंने दूध के नाम पर अश्वत्थामा को आटे का घोल पिलाया था। वही दिन था। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। प्रतिशोध ने विवेक को जीता। उस दिन तुमने मुझे भड़काया। उस दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न की दास्ता में धकेला। तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए था, अपने लिए वस्त्र, राजकीय सम्मान। उस दिन तुमने रोका क्यों नहीं? मेरी हिचकिचाती आत्मा को शक्ति क्यों नहीं दी? क्यों मुझे सुविधाभोगी होने के लिए उकसाया? बोलो, मुझे राजकीय अन्न की दास्ता किससे समझौता करने पर किसने विवश किया? अश्वत्थामा कहता है, माँ उस दिन तुमने आटे के घोल के बदले विष क्यों नहीं पिलाया मुझे? समझौते की संतान क्यों बनाया तुमने? पिताजी को ऋषि परंपरा से गिराकर राजपुत्रों की दास्ता में क्यों धकेला तुमने? द्रोणाचार्य कहते हैं, और उस राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी। मुझे एकलव्य का अंगूठा कटाना पड़ा। मुझे कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ लेकर ठुकराना पड़ा। पक्षपात, क्षुद्रता ने मेरा स्वत्व छीन लिया। अश्वत्थामा उस समझौते ने मुझे कभी सही आदमी नहीं बनने दिया। तब मैं सही आदमियों का कहाँ से निर्माण करता? कृपी कहती है, लेकिन राजकीय अन्न की दास्ता से मुक्त होने की कोशिश क्या नहीं की तुमने? द्रोणाचार्य, नहीं कर पाया। उस दास्ता ने मुझे सुरक्षा दी, झूठी प्रतिष्ठा दी, सुविधाओं ने मेरी धार भोथरी कर दी। मेरे भीतर के उस आदमी को जगाया जो बदला लेता है, जो अपने अहंकार को संसार से बड़ा मानता है। द्रुपद से बदला लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों को युद्ध का अनुमति दिया, उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। कृपी मैं हर दिन छोटा आदमी होता गया। अश्वत्थामा कहता है, पिताजी अब इस राजकीय दास्ता को छोड़ क्यों नहीं देते? जो कुछ न्याय है, सत्य है, उसका पक्ष क्यों नहीं लेते? द्रोणाचार्य कहते हैं, नहीं बेटे, अब वह संभव नहीं है। बहुत देर हो गई। अब मुझे उसका ही साथ देना होगा जो मुझे अन्न देता है, वस्त्र देता है। अब इस अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं। अश्वत्थामा कहता है, द्रौपदी के इस अपमान के परिणाम क्या होंगे पिताजी? द्रोणाचार्य, युद्ध, सर्वनाश। मेरी दी हुई विद्या सहस्त्रों बलिदान लेगी,
क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अश्वत्थामा, मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है। मुझे दिशाओं को बहरा बनाने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। मुझे अपने विद्यार्थियों के शव दिखाई दे रहे हैं। अपने दारिद्र्य से बदला लेने की मेरी हिंसक भावना मुझे ही ग्रस रही है। धीरे धीरे अंधकार, जेल की कोठरी का आभास स्पॉट केवल अरविंद पर पड़ता है। दाढ़ी बढ़ी हुई, जर्जर, धीरे धीरे विमलेंदु की शरीराकृत उभरती है। विमलेंदु कहता है, क्या सोच रहे हो? अरविंद कहता, कुछ नहीं। विमलेंदु, झूठ बोलते हो। तुम सोच रहे हो कि कल अदालत में क्या होगा? अरविंद, मैं क्यों सोचूं? मैंने हत्या नहीं की है। विमलेंदु, मैं कहाँ कहता हूँ कि तुमने हत्या की है। इतना साहस तुम में है ही कहाँ। हत्या की तो दूर रही, तुम आत्महत्या भी नहीं कर सके। अरविंद कहता, तुम जानते हो कि मुझ पर केवल सरकमस्टांशियल एविडेंस के कारण मुकदमा चलाया जा रहा है। तुम यह भी जानते हो कि मैंने उस पहाड़ी क्लिफ से प्रेसिडेंट को नहीं धकेला। विमलेंदु कहता है, यह सही है, तुम निरपराध हो, लेकिन सच बताना, पिछले कुछ दिनों से प्रेसिडेंट के लिए तुम्हारे मन में भयानक नफरत रही या नहीं? अरविंद कहता है, हाँ, लेकिन मैंने। विमलेंदु कहता है, बीच में मत बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। ऊपर ऊपर से भले तुम उसका साथ देते रहे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम उसे नष्ट करने की योजना बना रहे थे या नहीं? अरविंद कहता है, लेकिन वह केवल एक विचार था। विमलेंदु, फिर झूठ। वह केवल विचार नहीं था, उसमें योजना का बीज था। पिछले साल उस क्लिफ से कूदकर जब एक व्यक्ति ने आत्महत्या की तो तुम वह स्थान देखने गए थे? हाँ, गया था। उस स्थान को छोड़कर तुम्हारे मन में कौन सी क्रूर कल्पना आई थी? बोलो। याद नहीं आता। फिर झूठ। मुझसे झूठ बोलकर जाओगे कहाँ? क्या प्रेसिडेंट को धकेल कर उसकी हत्या करने का विचार तुम्हारे मन में नहीं आया था? आया था। उसके बाद प्रेसिडेंट बीमार पड़ा, ब्लड प्रेशर। उसके डॉक्टर ने सुबह और शाम दूर तक घूमने की सलाह नहीं दी थी, और तुम उसके साथ घूमने जाने लगे। लोगों ने इसे खुशामद समझा, पर तुम्हारे मन में वह पापी विचार बना रहा। क्यों बना रहा या नहीं? हाँ, बना रहा। धीरे धीरे तुम उसे शाम के समय उस क्लिफ की ओर ले जाने लगे। प्रेसिडेंट को तुम्हारे इरादे पर शक नहीं हुआ? अरविंद कहता है, पर मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा था। विमलेंदु, लेकिन तुम कर रहे थे। और उस शाम को क्लिफ को नीचे तराई के गांव में मेला लगा था। नगाड़ों की आवाज़ें आ रही थी। तुमने प्रेसिडेंट के क्लिफ के बिल्कुल छोर तक बुलाया जिससे वह मेला देख सके। तुमने कहा था, देखिए प्रेसिडेंट साहब, लोग कैसे चींटियों जैसे लग रहे हैं। कहा था ना? अरविंद, हाँ, कहा था, लेकिन हत्या का विचार मेरे मन में तब भी नहीं था। विमलेंदु, प्रेसिडेंट उत्सुकतावश तुम्हारा सहारा लेकर आगे बढ़ा। तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा। बोलो, उस समय तुम्हारा मन पाप से नहीं भरा? अरविंद, लेकिन मैंने उसे नहीं धकेला। विमलेंदु, लेकिन पापी विचार तुम्हारे मन में आया या नहीं? हाँ, आया था, लेकिन भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया। प्रेसिडेंट बैलेंस नहीं संभाल सका, खुद ही गिर गया। क्यों? हाँ, वह अपनी मौत मरा। मैं अपराधी नहीं हूँ। मेरे शत्रु ज़बरदस्ती मुझे फांस रहे हैं। कौन है तुम्हारा शत्रु? अब किसका नाम लो? तुमने पुलिस में रिपोर्ट की? एक्सीडेंट कहा तुमने? पूरी बात बताई? इसके बाद भी किसी को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने जांच की मांग की। जानते हो वे लोग कौन थे? नहीं, मैं नहीं जानता। फिर झूठ। कितना झूठ बोलोगे? वे लोग थे तुम्हारे सहयोगी, जिन्हें तुम प्रेसिडेंट के कहने पर 500 की रसीद लिखाकर केवल 300 रुपये वेतन देते थे। लेकिन यह तो पुरानी परंपरा है।
लोगों को तुमसे उम्मीद थी कि इस परंपरा को तोड़ोगे। अरविंद कहता है, लोगों के इस तरह सोचने का जिम्मेवार मैं कहाँ हूँ। विमलेंदु कहता है, फिर झूठ। फांसी का फंदा पास आता जा रहा है, फिर भी सच नहीं बोलते। तुम हमेशा शोषण और अन्याय के खिलाफ लेक्चर देते थे। तुम हमेशा मानवीय अधिकारों का झंडा उठाकर घूमते थे कि नहीं? लोग तुमसे आशाएं रखते थे, क्या गलत करते थे? तुमने उन्हें दगा दिया। जब तुम प्रेसिडेंट के साथ घूमने जाने लगे तो तुम्हारे साथियों को विश्वास हो गया कि तुम प्रेसिडेंट के आदमी हो, उनके नहीं। यह झूठ है। मैंने अपने सहयोगियों को कभी नहीं सताया, पर उनके लिए कुछ किया भी तो नहीं। अब तुम केवल एक बात को लेकर परेशान हो, कल चंदू अदालत में क्या बोलेगा। अरविंद कहता है, चंदू सच बोलेगा, सच के अलावे कुछ बोल ही नहीं सकता। विमलेंदु कहता है, क्या तुम चाहते हो कि वह सच बोले? चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? उसके सच बोलने का अर्थ समझते हो? तुम्हारा अपराध सिद्ध होगा। अरविंद कहता है, वह मुझे बचाएगा। विमलेंदु, उससे मेरा विरोध हो सकता है। मैंने उस पर अन्याय किया है, यह भी सच है, पर चंदू मेरा शिष्य है। आखिर वह कुछ तो सोचेगा, वह मुझे ज़रूर बचाएगा। विमलेंदु कहता है, शिष्य होना काफ़ी नहीं होता, वह मनुष्य भी है। वह तुम्हारे मुकदमे का चश्मदीद गवाह है। उसने सब कुछ अपने आँखों से देखा है। उसे संभालो। मैं यही कहने आया था कि उसे संभालो। उसे संभालो की ध्वनि गूंजती रहती है। धीरे धीरे अंधकार प्रकाश मंच पर केंद्रित होता है। एक कटघरे में अरविंद खड़ा है, गवाह के कटघरे में चंदू। आवाज़, योर ऑनर, अब मैं इस मुकदमे के चश्मदीद गवाह चंद्रशेखर उर्फ चंदू से प्रश्न पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। दूसरी आवाज़, इजाज़त है। पहली आवाज़, तुम प्रिंसिपल अरविंद को कब से जानते हो? चंदू, पिछले 8 साल से। पहली आवाज़, तब? मैं कॉलेज से निकाल दिया गया। किस तरह? वे कॉलेज में प्रोफेसर थे। तुम्हें कॉलेज छोड़े कितने वर्ष हो गए? मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं। तब? मैं कॉलेज से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? मैंने कॉलेज अथॉरिटी का विरोध किया। किस बात को लेकर? नकल को लेकर। प्रेसिडेंट के लड़के ने सबके सामने छुरा रखकर नकल की थी। वह पकड़ा गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब दो। किसने दबाई रिपोर्ट? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट ने। इसका क्या प्रमाण है? इस बारे में कॉलेज के पुराने प्रिंसिपल से पूछा जा सकता है। कॉलेज से निकाले जाने के बाद तुम क्या करते रहे? कुछ नहीं। कुछ नहीं यानी? कुछ नहीं यानी कुछ नहीं। मेरे अर्थ पर विश्वास ना हो तो शब्दकोश देखिए। दूसरी आवाज़, सरकारी वकील के प्रश्नों का सीधा जवाब दो। अदालत मजाक करने की जगह नहीं है। पहली आवाज़, क्या तुमने नकल नहीं की थी? चंदू, नहीं। पहली आवाज़, लेकिन पकड़े तो गए थे। चंदू, जी हाँ। पहली आवाज़, तब तुम्हारे पास अपना नकल ना करने का दावा सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रमाण है? चंदू, यूनिवर्सिटी का फैसला। तीसरी आवाज़, योर ऑनर, सरकारी वकील के प्रश्नों का मुकदमे से सीधा संबंध नहीं है। पहली आवाज़, योर ऑनर, मेरे हर प्रश्न का मुकदमे से सीधा संबंध है। चंदू के उत्तर से साफ जाहिर है कि प्रोफेसर अरविंद ने राजकुमार की रिपोर्ट दबाई। इससे क्या प्रोफेसर अरविंद के चरित्र के बारे में नई जानकारी नहीं मिली? दूसरी आवाज़, गो अहेड विद योर क्वेश्चंस। पहली आवाज़, तुमने अनुराधा नाम की किसी लड़की का नाम सुना है? चंदू, जी हाँ। पहली आवाज़, किस तरह? चंदू, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। क्या तुम्हारा और उसका
उतना ही परिचय था? नहीं, मेरा उसका गहरा परिचय था। गहरे से क्या मतलब? यानी हम दोनों का प्रेम था। कॉलेज से निकाले जाने के बाद भी वह तुमसे प्रेम करती रही? हाँ, वह मरते दम तक मुझसे प्रेम करती रही। इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? उसके पत्र हैं मेरे पास। जिस दिन अनुराधा ने आत्महत्या की उस दिन तुम कहाँ थे? नाना की मृत्यु हो जाने के कारण बाहर चला गया था। उसकी आत्महत्या का कारण बता सकते हो? चंदू कहता है, प्रोफेसर अरविंद। क्या तुम यह बात पूरी ईमानदारी से कह रहे हो? अदालत के सामने सच बोलने की शपथ ले रखी है मैंने। तुम इतने दावे से प्रोफेसर को दोषी ठहरा सकते हो? मेरे पास प्रमाण है। कैसा प्रमाण? अनुराधा का लिखा हुआ आखिरी पत्र। क्या तुम अदालत के सामने वह पत्र पेश कर सकते हो? जी हाँ, कल तक पेश कर दूंगा। क्या लिखा था उस पत्र में? उसने लिखा था, मैं ठीक 4 बजे कॉलेज के बगीचे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। इतने में एक राजकुमार आया। उसने मुझे छेड़खानी की। विरोध करने पर मुझ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तीसरी आवाज़, इस पत्र का मुकदमे से कोई संबंध नहीं है योर ऑनर। अदालत का कीमती वक्त ख़राब किया जा रहा है। दूसरी आवाज़, ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड। पहली आवाज़, हाँ। पत्र में आगे क्या लिखा था? चंदू, पत्र में आगे लिखा था, इसी समय भाग्य से प्रिंसिपल साहब आ गए। उन्होंने मुझे बचाया। इसके बाद मुझे रिपोर्ट लिखवाई मुझसे रिपोर्ट लिखवाई। कहा मैं राजकुमार के खिलाफ़ एक्शन लूँगा। मुझे उसके कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। पहली आवाज़, तो पत्र में लिखा था कि मुझे प्रेसिडेंट से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है? जी हाँ। पहली आवाज़, आगे क्या लिखा था? चंदू, आगे लिखा था, माँ और बाबूजी नहीं चाहते कि मैं मामले को आगे बढ़ाऊँ। वे मेरे बदनाम होने से डरते हैं, पर मैं लड़ूंगी। लड़ना मैंने तुमसे सीखा है। मैं जानती हूँ कि प्रिंसिपल पर दबाव डाला जाएगा। मैं प्रिंसिपल के यहाँ जा रही हूँ उससे साफ साफ पूछने की वह मेरा साथ देगा या नहीं। यदि उसने दबाव में आकर साथ नहीं दिया तो मैं शायद जीवित ना रहूं। पहली आवाज़, इसके बाद क्या लिखा था? चंदू, मुझे जल्दी आने को कहा था। पहली आवाज़, तुमने लौटकर पुलिस को वह पत्र क्यों नहीं दिखाया? चंदू, प्रिंसिपल के बदल जाने पर क्या होता? फिर अनुराधा की मृत्यु ने मुझे बहुत गहरा धक्का पहुंचाया। मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया था। मैं करीब करीब पागल हो गया था। आज भी मुझे जीवन व्यर्थ लगता है। मेरा जीने में कोई विश्वास नहीं रहा। पहली आवाज़, योर ऑनर, अनुराधा के पत्र का एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर अरविंद ने रिपोर्ट लिखते समय कहा था, मुझे राजकुमार के कमीने बाप से बहुत से हिसाब चुकाने हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रोफेसर अरविंद के मन में उस प्रेसिडेंट के लिए पहले से नफरत थी। उसके खिलाफ वह हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। तुम उस दिन पहाड़ी क्लिफ की ओर क्यों गए थे? चंदू कहता है, आत्महत्या करने। पहली आवाज़, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? चंदू, कहा ना, जीवन में मेरा विश्वास उठ गया था। पहली आवाज़, लेकिन क्यों? चंदू, प्रोफेसर अरविंद ने झूठ बोलकर मेरी सब श्रद्धाओं को कुचल दिया। कॉलेज से मैं जिस तरह निकाला गया उससे मेरा ज़िंदगी के प्रति रहा सहा विश्वास भी जाता रहा। पहली आवाज़, तो तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की? चंदू, मैं क्लिफ से कूदने वाला था। पहली आवाज़, तो क्यों नहीं कूदे? चंदू, मुझे पाँवों की आहट सुनाई पड़ी, करीब आती हुई बातचीत। पहली आवाज़, तो तुमने क्या किया? एक और झाड़ी में सरक गया। तुमने किसे आते देखा? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट को। दोनों में क्या बातचीत हो रही थी? प्रोफेसर अरविंद क्लिफ की ओर बढ़ रहे थे और प्रेसिडेंट को अपने पास बुला रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट हिचक रहा था।
इसके बाद क्या हुआ? प्रोफेसर अरविंद उन्हें बहुत उकसाते रहे, उनसे नीचे तराई का मेला देखने का आग्रह करते रहे। तब आखिर विवश होकर प्रेसिडेंट क्लिफ की उस छोर तक आया। आगे कौन था? प्रेसिडेंट, पीछे प्रोफेसर अरविंद। प्रोफेसर अरविंद का हाथ कहाँ था? प्रेसिडेंट की पीठ पर। वे उनकी पीठ पर हाथ रखकर मेले की ओर इशारा कर रहे थे। इसके बाद मुझे प्रेसिडेंट का शरीर लड़खड़ाता दिखा और क्लिफ से नीचे गिरता। क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला? चंदू चुप रहता है। पहली आवाज़, बोलते क्यों नहीं? प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला था। चंदू अरविंद की ओर देखता है। अरविंद कातर दृष्टि से उसकी ओर देखता है। फिर क्षण भर में चंदू की मुद्रा कठोर हो जाती है। चंदू कहता है, हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद प्रोफेसर अरविंद घबराकर भागने लगे। मैंने उन्हें आवाज़ दी। क्या उन्होंने तुम्हें देखा? हाँ, अच्छी तरह देखा। तब क्या वे रुके? जी नहीं, भागते रहे। मैं भी भागता रहा। वे कहाँ गए? प्रेसिडेंट के बंगले में। क्यों? शायद फ़ोन करने। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उनका फ़ोन आ चुका था। पहली आवाज़, योर ऑनर। और मज़े की बात है कि प्रोफेसर अरविंद ने पुलिस को फ़ोन किया था। उसमें घटनास्थल पर ही चंदू की उपस्थिति का कोई जिक्र नहीं था। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर है कि वे इस बात को छिपाना चाहते थे। दूसरी आवाज़, आप गवाह से और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? पहली आवाज़, नो योर ऑनर। दूसरी आवाज़, नाउ द डिफेंस काउंसिल के में कास एग्जामिन द विटनेस। धीरे धीरे अंधकार, कुछ ही क्षणों में प्रकाश, जेल का आभास, बिमलेंदु की शरीराकृत उभरती है। बिमलेंदु और अरविंद में फिर बातचीत होती है। बिमलेंदु कहता है, अब क्या सोच रहे हो? अरविंद, कुछ नहीं। क्या तुम चंदू के बारे में नहीं सोच रहे हो? तुम्हें कैसे मालूम? मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम चंदू के अलावा दूसरा क्या सोच सकते हो? बिमलेंदु, चंदू सच क्यों नहीं बोला? लेकिन वह झूठ भी तो नहीं बोला। उसने यह तो नहीं कहा कि तुमने प्रेसिडेंट को धकेला। उसने सिर्फ कहा हो सकता है। पर वह जानता था कि प्रेसिडेंट को मैंने नहीं धकेला। वह जानता था कि मैं अपराधी नहीं हूँ। इसके बाद भी वह झूठ क्यों बोला? यही प्रश्न पूछा था द्रोणाचार्य ने। बिल्कुल यही प्रश्न, मरते मरते। क्यों भूल जाते हो बार बार मेरा लिखा हुआ नाटक? याद करो, महाभारत का 15वां दिन। द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति था। घमासान युद्ध, उसने भयानक पद्माकर व्यूह की रचना की थी। वह लड़ रहा था, पांडवों की सेना पर कहर ढा रहा था। लेकिन इसी बीच प्रकाश कम होता है। युद्ध का भयानक कोलाहल, भयानक चित्कारें, कानों के पर्दे फाड़ देने वाली मर्म भेदी आवाज़ें कम होती हैं। एक तीखी आवाज़, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। वह देखो अश्वत्थामा। प्रकाश मंच पर बिखरता है। रथ का टूटा पहिया, रथ के डंडे के पास द्रोणाचार्य खड़ा है। एक सैनिक उसके पास से भागता हुआ निकलता है। द्रोणाचार्य उसे रोकता हुआ कहता है, क्या अश्वत्थामा मारा गया? मेरा बेटा अश्वत्थामा? सैनिक कहता है, लोग तो यही चिल्ला रहे हैं। पांडवों की सेना में खुशियां मनाई जा रही हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं,
पर क्या यह सच है? सैनिक: युद्ध में क्या सच और क्या झूठ, किसी का भरोसा नहीं। द्रोणाचार्य कहते हैं, क्या तुम इसे पांडवों की चाल समझते हो? सैनिक: कुछ नहीं कहा जा सकता आचार्य। जयद्रथ के वध का स्मरण कीजिए। सूर्य अस्ताचल से वापस आ सकता है। मुझे क्षमा करें, मैं नहीं बता पाऊंगा। वह जाता है। एक दूसरा आहत सैनिक पास से गुजरता है। द्रोणाचार्य उसे रोकते हुए, बताओ कौन मारा गया? अश्वत्थामा नामक हाथी या मेरा पुत्र? बताते क्यों नहीं? आहत सैनिक कहता है, मैं भी आपकी तरह कोलाहल सुन रहा हूँ। चारों ओर हाहाकार मचा है। अर्जुन के बाणों से व्याकुल होकर कौरवों की सेना भाग रही है। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया है आपका पुत्र? लड़खड़ाता हुआ जाता है। द्रोणाचार्य कहते हैं, कोई नहीं बताता, कोई बताने को तैयार नहीं है। युधिष्ठिर आता दिखाई देता है। द्रोण पुकारते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, युधिष्ठिर सुनो, यहाँ आओ। युधिष्ठिर पास आता है। युधिष्ठिर कहता है, आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर, कोलाहल सुन रहे हो? हाँ गुरुदेव। मेरा मन इसे सुनकर काँप रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम सच बोलोगे? तुम सच बोलोगे? मैं कभी झूठ बोला गुरुदेव? इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। यहाँ युद्ध में? हाँ, यहाँ युद्ध में, जहाँ सब कुछ सत्य है और कुछ झूठ। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में बताओ कि कौन मारा गया? अश्वत्थामा नामक हाथी या मेरा पुत्र? नर या कुंजर? युधिष्ठिर कहता है, मैं इतना ही जानता हूँ कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य पूछते हैं, वह नर था या कुंजर? बोलो, इस प्रश्न के उत्तर पर मेरा जीवन निर्भर करता है। जल्दी बताओ। युधिष्ठिर कहता है, अश्वत्थामा अवश्य मारा गया। वह नर था, इसके आगे बुदबुदाता है, या कुंजर? इसी समय जोर से शंख ध्वनि, कोलाहल। द्रोणाचार्य एकदम टूट जाता है और कहता है, तो मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? बैठ जाता है। अब मैं जीवित रहकर क्या करूँगा? नहीं, अब मुझसे युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा। आंखों को बंद कर लेता है। नेपथ्य से आवाज़, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? धृष्टद्युम्न, काट लो उस बूढ़े की गर्दन, ले लो अपने पिता के अपमान का बदला। धृष्टद्युम्न आता है और निहत्थे द्रोणाचार्य पर आक्रमण करता है। अंधकार, कुछ ही क्षणों में प्रकाश। द्रोणाचार्य मरणासन्न है। अश्वत्थामा आकर उसका सिर अपनी गोद में रखता है। द्रोणाचार्य क्लीब स्वर में, क्षीण स्वर में कहते हैं, तुम जीवित हो आशु? तब वह धर्मराज झूठ क्यों बोला? गुरु दक्षिणा की शपथ के बाद भी झूठ बोला? क्यों क्यों? युधिष्ठिर कहता है, गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, ठीक किया तुमने। मैं इसी का पात्र था। सत्य और न्याय का पक्ष जानते हुए भी मैं उसके विरोध में लड़ा। अपने ही शिष्यों के विरोध, राजकीय अन्न की दास्ता, समझौते का चरित्र। ठीक किया तुमने। इस समय तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म है। युधिष्ठिर, तुम सच भी बोलते तो क्या इतिहास झूठ बोलता? अच्छा किया तुमने, अच्छा किया तुमने। मारता है। अंधकार, कुछ देर तक करुण संगीत, प्रकाश फिर उभरता है। अरविंद और बिमलेंदु पूर्व स्थिति में। बिमलेंदु कहता है, मिल गया ना तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर? अरविंद कहता है, चंदू की, अरविंद की धर्मराज से तुलना करना क्या ठीक है? बिमलेंदु, फिर झूठ। तुम जानते हो कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या है? आवर ऑफ कन्फेशन इज अप्रोचिंग। पर तुम सच नहीं बोलना चाहते। बताओ, चंदू को झूठ बोलना किसने सिखाया? अरविंद कहता है, किसने सिखाया? तुमने। और किसने? मैंने।
विमलेंदु कहता है, तुम उसके लिए कब सच बोले? जानते हो, तुम्हारे हर झूठ ने उसके हर विश्वास को गहरे धक्के दिए। कुल मिलाकर उस शिक्षक के रूप में तुमने उसे क्या दिया? अर्थशास्त्र पर भाषण, माल्थस, पिगू और केन्स के सिद्धांत, ये तो किताबों से भी पढ़े जा सकते थे। सवाल है, तुमने क्या दिया? क्या ऐसा कुछ दिया तुमने जो उसके जीवन को अर्थ देता? अरविंद कहता है, तुम रह रह कर मुझे दोष दे रहे हो, पर बताओ मुझे झूठ बोलना किसने सिखलाया? विमलेंदु कहता है, व्यवस्था ने, दम घोट कर रख देने वाली व्यवस्था ने, विरोध से तिलमिला उठने वाली व्यवस्था ने। अरविंद कहता है, क्या मैं शुरू से कमीना आदमी था? नहीं। क्या मैंने माल्थस, पिगू और केन्स के सिद्धांतों से आगे बढ़कर जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश नहीं की? क्या मुझ में आक्रोश नहीं था, छटपटाहट नहीं थी? मैं कहाँ मना करता हूँ। तब तुम उस प्रेसिडेंट को दोष क्यों नहीं देते? विमलेंदु कहता है, क्योंकि उसके पास शक्ति थी, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। शक्ति के कारण तुम्हारी नियति तय करने का उसे अधिकार था। सवाल है, उसने तय कर दिया, उस पर तुम चले क्यों नहीं? याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, कभी प्रलोभन देकर, कभी आतंक जमाकर। इसलिए विरोध मत करो, सब विरोध बकवास है। यदि व्यवस्था तुम्हें अपने इशारे पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो भौंको, कुत्ते के पिल्लों की जन्म दो। चंदू और युधिष्ठिर मत पैदा करो, राजकुमार और दुर्योधन पैदा करो। अरविंद कहता है, क्या तुम्हारे आत्म बलिदान का यही निष्कर्ष है? विमलेंदु कहता है, वजनी शब्दों का इस्तेमाल बंद करो, उन्होंने अर्थ खो दिए हैं। मेरे आत्म बलिदान? बेवकूफ़, जानता है मेरी पत्नी कहाँ है? नहीं, मैं कैसे जानूँगा? शहर छोड़कर चली गई है, उस बूढ़े अफसर से बचने के लिए, उसकी भूखी नज़र से बचने के लिए, उसकी टपकती लार से बचने के लिए। इसके बाद भी तू आत्म बलिदान की भाषा का व्याभिचार करता है, शर्म नहीं आती? अरविंद कहता है, नहीं, यह झूठ है। विमलेंदु चीख कर कहता है, नहीं, यह सच है, आगे मत बोल। जानता है तू कौन है? अरविंद, मैं कौन हूँ? तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कीड़ों से पीटा हुआ द्रोणाचार्य। इतिहास की धार में लकड़ी के ठूंठ की तरफ बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य। व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाले टूटे जहाज का द्रोणाचार्य। अरविंद कहता है, मैं द्रोणाचार्य नहीं, अरविंद हूँ, प्रोफेसर अरविंद। विमलेंदु, बकवास, तू द्रोणाचार्य है, कौरवों की भाषा बोलने वाला, युद्ध में भी उसका साथ देने वाला। तू किस बात का प्रोफेसर? तू द्रोणाचार्य है। अरविंद, नहीं नहीं नहीं। विमलेंदु, हाँ हाँ, तू द्रोणाचार्य है, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य। धीरे धीरे अंधकार, और इसी के साथ नाटक का यही समाप्ति होती है। इस नाटक को वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो बेहद सटीक है। ये जो बीजेपी का सरकार अभी है सत्ता में, केंद्र में, किस तरह से अपनी साम दाम दंड भेद वाली नीति अपना करके हर तरह से लोगों को अपने पक्ष में कर रही है, और जो नहीं सुन रहा है उसको एंटी नेशनलिस्ट का खिताब दे रही है, और किस तरह उस पर जुल्म ढा रही है, देखे जा सकते हैं ये सब कुछ। इस सारी विडंबनाएं अपने देश की त्रासदी। धन्यवाद, फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ।